So let us continue our discussion with problems. Next problem is number of different collection of 7 letters that can be formed from the letters of the word accommodation. तो accommodation में हमारे पास 2 A's हैं, 2 C's हैं, 3 O's हैं, 2 M's हैं, 1 D, 1 T, 1 N and 1 I. तो आप लोग ट्राई कीजिए, सोचिए कैसे केसेस बनाने, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. तो अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो हमें सोचना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे. ये बेसिकली है कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक थिंग्स, या कुछ चीजें जब आइडेंटिकल हो जाती है तब हम सिलेक्शंस कैसे करें, कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं. तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे. हमें 7 लेटर सेलेक्ट करना है. तो ऑल डिफरेंट, या तो हम सातों के सातों डिफरेंट लेटर सेलेक्ट करें. तो अपने पास क्या है, ACOMDTNS. तो 8C7 से हम 8 में से 7 वेराइटी उठा लेंगे. तो ये एक कलेक्शन हो जाएगा. अच्छा, फैक्टोरियल 7 से अरेंज नहीं करेंगे हम, हमको वर्ड बनाने को नहीं बोला गया है. हमें सिर्फ ये कहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट कलेक्शंस. प्लीज लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा. कलेक्शंस का मतलब होता है सिलेक्शंस, सिलेक्शंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नाम है. परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शंस, सिलेक्शंस का मतलब कलेक्शंस. सो 8C7. फिर 8 डिफरेंट के बाद 2 सेम 5 डिफरेंट. तो 2 सेम 5 डिफरेंट का मतलब अब हम ये सेलेक्ट करेंगे कि जो दो सेम होने वाले हैं वो कौन से दो सेम होंगे. या तो वो ए हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, ओ भी हो सकते हैं, 2 M भी ले सकते हैं, टी डी, ये सब एक एक है. तो ये दो नहीं ले पाएंगे हम. तो आउट ऑफ 4 वेराइटीज, यहाँ पे वर्ड वेराइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो ये 4 वेराइटी के मेरे पास लेटर्स हैं. इन 4 वेराइटी में से मैं एक वेराइटी सिलेक्ट कर लूंगा. लेट से मैंने M सेलेक्ट किया, तो मतलब मैं 2M ले रहा हूं. अब इसके अलावा 5 डिफरेंट लेटर्स भी हमें उठाने हैं. तो ये 4 वेराइटी जो थी अपने पास ACOM, इन 4 में से एक वेराइटी ऐसी हमने उठा ली जिसके हम लोग 2 आदमी उठाने वाले हैं. तो उसको छोड़ के जो बचे 3 है, वो 3 और ये 4, तो टोटल 7. इन 7 वेराइटीज में से हम 5 वेराइटी सेलेक्ट करेंगे और हर उस वेराइटी का एक एक बंदा उठा लेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल ये 4C1 में मैंने सपोज C सिलेक्ट किया है, या फिर लेट से मैंने O सिलेक्ट किया है. तो O अगर वेराइटी सिलेक्ट हुई है तो मतलब हम 2 O सिलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी ACMDTNS इन 7 लोगों में से हम कोई भी 5 वेराइटी सिलेक्ट कर रहे हैं, और हर वेराइटी का हम एक एक बंदा उठाएंगे. तो ये हो जाएंगी वो कलेक्शंस विच विल कंटेन 2 सेम लेटर्स एंड 5 डिफरेंट लेटर्स. फिर 2 सेम, 2 सेम, 3 डिफरेंट. ये सारे पॉसिबिलिटीज आपको सोचनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. 2 सेम, 2 सेम, 3 डिफरेंट. तो 2 सेम, 2 सेम के लिए पहले मैंने 4 में से 2 वेराइटीज सिलेक्ट किए. ध्यान देना, यहाँ पे मैं वेराइटीज की बात कर रहा हूँ कि A, C, O और M 4 वेराइटी ऑफ लेटर्स हैं मेरे पास. उन 4 वेराइटी में से मैंने 2 वेराइटी सिलेक्ट की. सपोज मैंने A और O सिलेक्ट कर लिया. तो A और O ऐसे लोग हैं जिनमें से मैं 2 आदमी उठाने वाला हूँ. 2 सेम, 2 सेम, है ना. तो फिर बचा अपने पास CMDTNS. इन 6 वेराइटी में से आउट ऑफ दीज 6 वेराइटीज आई विल सिलेक्ट 3 वेराइटीज, और हर वेराइटी का मैं एक एक आइटम उठा लूंगा. तो यहाँ पे जो हम लोग NCR कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे R रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेराइटीज, या नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स जो अवेलेबल है. तो ये हो जाएगा अपना 2 सेम, 2 सेम, 3 डिफरेंट वाला केस. अब अगला 2 सेम, 2 सेम, 2 सेम, 1 डिफरेंट. तो ये जो 4 वेराइटीज हैं इसमें से हम 3 वेराइटी सिलेक्ट कर लेंगे, हर वेराइटी का एक एक आइटम उठा लेंगे. जैसे ACO, तो इनमें से सॉरी हर वेराइटी का 2 आइटम उठा लेंगे. तो 2A, 2C और 2 उठा लिए. बाकी बचे हुए 5 लोग में से एक आइटम ले लिया जाएगा. तो ये हो गया एक केस. अब इससे ज्यादा तो हम सेम सेम कर नहीं सकते 2 सेम, 2 सेम, 2 सेम करके. तो ये हो गया ये लाइन ऑफ थिंकिंग. ठीक है, अब अपन यहाँ से वापस इधर आते हैं कि अगर हम 3 सेम और 4 डिफरेंट में जाए, तो 3 सेम में क्या है, 3 सेम में AC और O ये लोग 3 सेम सॉरी AC और M ये नहीं हो पाएंगे. 3 सेम, 3 सेम का मतलब वो O ही होना पड़ेगा. तो 1C1 एक ही ऑप्शन है. 3 अगर सेम है तो वो O ही हो सकते हैं. तो ये 3 O अपन ने उठा लिए. और फिर 4 डिफरेंट, तो ये ACMDTNS इन 7 लोगों में से 4 लोग सिलेक्ट कर लिए, 7C4. फिर 3 सेम, 2 सेम, 2 डिफरेंट. तो 3 सेम वाला तो वही होगा O. A, C और M
इनमें से हम लोग 2 सेम निकाल सकते हैं। तो 3 में से एक वैरायटी उठाई 3C1 से, या तो ए, या तो सी, या तो एम। उसमें से 2 बंदे उठा लिए, सपोज मैंने ए सिलेक्ट किया था, तो ए इसके 2 बंदे हो गए। फिर सी, एम, डी, टी, एन, आई, इन 6 लोगों में से हम 2 वैरायटी सिलेक्ट कर लेंगे, उन दोनों वैरायटी का एक एक आइटम उठा लेंगे। और लास्ट केस बनता है 3 सेम 2 सेम 2 सेम। तो 3 सेम तो यही रहेगा ओ, बाकी ए, सी, एम, इन तीनों में से हम 2 उठा लेंगे वैरायटी, और उन दोनों वैरायटी के 2 आइटम उठा लेंगे। सो फुल एंड फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी sum of all these numbers 8 plus 84 plus 120 plus 20 plus 35 plus 45 plus 3, which will eventually equate to 315। तो ये था अपना different collections when sum of the letters are identical। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है एंड आप चाहें तो खुद से ट्राई कीजिए, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इसमें केसेस सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। 4 फेसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रल डाइज, तो ये जैसे हम लोग नॉर्मली जो लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें एक क्यूबिकल डाइज होती है, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल डाइज है। तो जस्ट इमेजिन एक टेट्राहेड्रल डाइज कैसे होगी, 4 फेस होंगे। तो उसको अगर हम रोल करते हैं, सो 2 3 4 5 4 फेसेस होते हैं टेट्राहेड्रल के, एक जमीन पे ट्रायंगुलर फेस होगा और 3 हवा में होंगे इस तरीके से। पिरामिड, आप इमेजिन कर लो एक पिरामिड है, तो पिरामिड के 4 फेसेस हैं, एक हर फेस पे 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, 4 फेसेस के 4 नंबर है। द लोवेस्ट फेस बीइंग कंसीडर्ड एज द आउटकम, तो अगर हम इसको रोल करें, इस टेट्राहेड्रल को अगर हम रोल करें, तो जो बॉटम में फेस आएगा जिसके सहारे पे ये पिरामिड खड़ा होगा, उसको आउटकम माना जाएगा। लूडो में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फेस को आउटकम मानते हैं, जो क्यूबिकल फेस ऊपर रहता है उसको आउटकम मानते हैं, यहाँ पे हम नीचे वाले को आउटकम मान रहे हैं। सो इन हाउ मेनी वेज अ टोटल ऑफ 30 कैन अकर इन 7 थ्रोस, तो इसको 7 बार फेंका गया है, कभी 2 आएगा आउटकम, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 3, कभी 2 बार 2 ऐसे आ सकता है। तो आउट ऑफ 7 थ्रोस हाउ कैन अ टोटल ऑफ 30 मेड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हमको ये सोचना पड़ेगा कि अब 30 वाला टोटल 7 थ्रो में कैसे बन सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सट्रीम केस बता देता हूँ कि अगर हर थ्रो पे मिनिमम 2 आ गया, इफ ईच थ्रो रिजल्ट्स इन 2, तो ये टोटल सम हो जाएगा 14। तो ये बहुत कम है, अपने को तो 30 चाहिए। और अगर हर आउटकम में मैक्सिमम आ गया 5, अगर हर थ्रो में मैक्सिमम आ गया 5, तो टोटल कितना होगा, 5 इंटू 7 35। तो 14 के रिलेटिव 30 और 35 के रिलेटिव 30, तो 35 के ज्यादा नजदीक है। तो आपको यहां से सोचना चालू करना है कि इसमें से अब मैं 5 घटाऊं तो मैं कैसे 5 घटाऊं, इस तरीके से आपको अलग अलग केसेस सोचने पड़ेंगे। सो टेक सम टाइम एंड थिंक ऑफ ऑल द केसेस, कुछ इस तरीके से केसेस बनेंगे। 5 5 4 4 4 4 4, फिर आप यहां से एक कम करके इसको पकड़ा सकते हो, 5 5 5 4 4 4 3, इन सब का सम जो है वो 30 आएगा, 30 और ये 7 अकरेंसेस हैं। तो यहाँ पे ये एक केस है कॉमा, दूसरा केस कॉमा, फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से एक और कम करके इसको दे दो, 5 5 5 5 4 4 2। फिर एक केस ऐसा बन सकता है कि अब 2 से कम तो मैं इसमें से और कम तो कर नहीं सकता, क्योंकि 1 तो है नहीं अपने पास, 2 3 4 5 की मदद से बनाना है। तो फिर हम नेक्स्ट क्या सोच सकते हैं कि सर एक काम कीजिए, यहाँ पे आपने जैसे ये केस से ये केस जनरेट किया था, अब इसमें इस वाले का 4 एक अपन कम कर देते हैं, इस वाले का एक कम कर देते हैं, 4 को 3 कर देते हैं। तो 5 5 5 5 4 3, सॉरी आई मीन टू से दैट कि हम, हाँ इसका 3 हमने इसको दिया, तो ये केस बन गया। अब इसमें से ये एक निकाल के अपन इसको दे देते हैं, 5 5 5 5 4 3 3, एंड लास्ट केस इज 5 5 5 5 5। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इसका एक दे दो इसको, और इसका भी एक दे दो इसको, तो 3 और 2। तो इस तरीके से आपको ये सारे केसेस सोचने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट, तो ये 5 टाइप के केसेस बन सकते हैं। अब इसमें भी आप क्या सोचेंगे, आपका दिमाग बोलेगा सर आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, मतलब ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि 2 बार 5 आ जाए और 5 बार 4 आ जाए, तो कौन से वाले 2 में 5 आएगा और कौन से 5 में 4 आएगा, ये भी तो मैटर करेगा। तो ये उसके अरेंजमेंट्स हैं। अरेंजिंग 2 आइडेंटिकल थिंग्स, जो कि है 5 5,
एंड 5 आइडेंटिकल थिंग्स जो कि है 444। तो इन 7 लोगों को 7 जगह पे बिठाने के 7 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, अगर सातों डिफरेंट होते हैं। ये 5 और 5 आइडेंटिकल कहलाएंगे, 44444 आइडेंटिकल कहलाएंगे। तो इस तरीके से हर केस का एक नंबर बैठेगा, जैसे इसका ये है, इस केस को ऐसे सॉल्व करेंगे, इस केस को ऐसे। तो ये परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि केसेस सोचना भी इज नॉट दैट सिंपल। तो फाइनल आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा 413। So next we are going to discuss problems on principle of inclusion exclusion। तो हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली जो होता है वो आपने सेट थ्योरी में पढ़ रखा है, आपने वेन डायग्राम की मदद से उसको प्रूव भी किया हुआ है। तो सेट थ्योरी थोड़ा सा हम लोग रिविजिट कर लेंगे क्या होता है। और इन टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, देखो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये पहचानना कि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स होगा, ये पहचानना थोड़ा टफ है। सॉल्व करना उसको इजी रह जाता है अगर आपको सेट थ्योरी का फॉर्मूला समझ में आता है तो प्रॉब्लम्स की पहचान करना सीखिए और लैंग्वेज पे फोकस कीजिए। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स होनोलुलु इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, ये आंसर दिया हुआ है कि वेन डायग्राम से आप या फिर सेट थ्योरी लगा के 2220 आंसर आना चाहिए। हाँ, तो हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। कितने वर्ड्स हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एच ओ एन ओ एल यू एल यू। तो टोटल अपने पास 8 लेटर्स हैं, जिसमें से अपने पास 2 ओ हैं, 2 एल हैं और 2 यू हैं और 1 एच एंड 1 एन है। तो इन 8 में से हमें इस तरीके से बनाना है ताकि ये दोनों ओ सेपरेटेड हो एक दूसरे से, ये दोनों एल सेपरेटेड हो एक दूसरे से, ये दोनों यू सेपरेटेड हो। तो आप लोग कहेंगे सर एक काम करते हैं, फिर गैप मेथड लगा देते हैं। तो बेटा गैप मेथड तब लगता था जब हम लोग कुछ पर्टिकुलर लोगों को उनके आपस में डिफरेंट सेपरेट करना चाहते थे। अभी क्या है ना, ये ओ को हम लोग सेपरेट रखना चाहते हैं और इन एल को भी सेपरेट रखना चाहते हैं, बट ये ओ और एल आपस में चिपक सकते हैं। सिमिलरली ये यू और एल आपस में चिपक सकते हैं। तो गैप मेथड हम लोग लगाएंगे कैसे, हम शुरू कैसे करेंगे भाई। गैप मेथड में जिस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था पहले उनको अरेंज कर देते थे और फिर गैप बना देते थे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंड उनके अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ गैप मेथड नहीं लग सकता। यहाँ पे हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, रिवर्स सोच के जाना पड़ेगा। हियर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हेल्प्स अस। तो होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, थोड़ा सा उस पर वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। कुछ नहीं, अगर दो सेट्स होते हैं तो उसके लिए आपने पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं। यू इंक्लूड एन ए प्लस एन बी। सो व्हेन यू इंक्लूड एन ए प्लस एन बी तो क्या होता है, आप जब एन ए लिखते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिखते हो, तो वेन डायग्राम में आप ये रीजन शेड कर देते हो। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखते हो तो आप वेन डायग्राम में ये रीजन शेड कर देते हो। तो जो बीच वाला रीजन है ये 2 बार शेड हो जाता है, ये रीजन 2 बार शेडेड है, तो इसको हम एक बार माइनस कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। सो द रिजल्टेंट वेन डायग्राम विच वी विल गेट इज ऑफ ए यूनियन बी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने वन एट अ टाइम को इंक्लूड किया, टू एट अ टाइम को एक्सक्लूड किया। अगर 2 सेट है तो हम टू एट अ टाइम तक ही जा पाएंगे। अब यही थ्योरी, मैं सेट थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सेट्स में यही चीज अगर 3 सेट्स के लिए होती, फर्स्ट सेट ए, सेकेंड सेट बी एंड थर्ड सेट सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता। तो देखो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको फॉर्मूला शायद याद भी होगा, मैं उसका डेरिवेशन ही बता रहा हूँ और क्यों इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। आप वन एट अ टाइम को इंक्लूड करते हो, ठीक है, आपने ये वन एट अ टाइम इंक्लूड किया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो जब ऐसा हो रहा था तो आपने क्या किया, आपने एन ए लिखा तो ये पूरा रीजन शेड हुआ, आपने एन बी लिखा तो ये वाला रीजन शेड हुआ, आपने एन सी लिखा तो ये वाला रीजन शेड हुआ। नाउ लुक एट द डायग्राम, मैंने जानबूझ के इंटेंशनली आई हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स। सो नाउ फोकस, ईच रीजन इज शेडेड हाउ मेनी टाइम्स। थोड़ा उसको देखिए, हर रीजन कितनी बार शेड हुआ है। सो कैन यू टेल मी कौन कौन सा रीजन से, ये वाला रीजन है, ये रीजन 1 टाइम शेड हुआ है, ये रीजन भी 1 टाइम शेड हुआ है, ये रीजन भी 1 टाइम शेड हुआ है। तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ।
फिर ये वाला रीजन जो है ये 2 टाइम्स शेड हुआ है, ये वाला भी 2 टाइम्स और ये वाला भी 2 टाइम्स शेड हुआ है। सो ये मैं 2 लिख लेता हूँ। और जो सेंट्रल वाला रीजन है वो 3 टाइम्स शेड हो गया है, तो यहाँ 3 लिख लेता हूँ। सो ये हो गया कब, जब हमने 1 एट अ टाइम को इंक्लूड किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से 2 एट अ टाइम को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए। तो दिस इज कॉल्ड 2 एट अ टाइम, दो दो के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर erasing this region one time, we are erasing this region one time and we are erasing this region one time। तो उससे क्या होगा, ये जो 2 आ गया था दो बार, ये 2 will become 1, this this 2 will become 1, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया ये रीजन, this 2 also will become 1, this 2 will also become 1। बट ये 3 जो है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तीनों में एक एक बार ये रीजन सब्ट्रैक्ट हो गया। बट हमें एक बार तो लेना ही था ना, ए यूनियन बी यूनियन सी में। सो दैट्स व्हाई वी इंक्लूड 3 एट अ टाइम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम इंक्लूड कर देता हूँ। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। यू इंक्लूड 1 एट अ टाइम, यू एक्सक्लूड 2 एट अ टाइम, यू इंक्लूड 3 एट अ टाइम। तो 3 सेट्स के लिए आप ये फॉर्मूला जानते हैं। मैंने वेन डायग्राम की मदद से सिर्फ आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया है अभी। सिमिलरली ये 4 सेट्स के लिए वर्क करेगा, 5 सेट्स के लिए वर्क करेगा, एनी नंबर ऑफ सेट्स। यू इंक्लूड 1 एट अ टाइम, यू एक्सक्लूड 2 एट अ टाइम, यू इंक्लूड 3 एट अ टाइम, यू एक्सक्लूड 4 एट अ टाइम एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा n एट अ टाइम के लिए। बट अपने सिलेबस में 3 सेट्स से ज्यादा होता नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये तो सेट थ्योरी में हमने पढ़ रखा है, इसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना है। तो बेटा हमारे क्वेश्चन से इसका बहुत अच्छा लेना देना है, क्योंकि आपको सेट थ्योरी से कनेक्ट करना पड़ेगा अपना प्रॉब्लम। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल define 3 sets, yeah, we will define 3 cases. Set A represent all those cases when both O are together। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद से पहली बार में नहीं कर पाओगे, आपको ये सवाल देखा हुआ होना चाहिए, चाबी वाला सवाल है। एक बार आप ये सीख गए टेक्निक, फिर आप इस टाइप के सवाल खुद से कर सकते हो। So set A represents all those cases when both O are together. Set B represents those cases when both L are together. Set C represents those cases when both U are together। ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ सेट ए, तो ये वो वाले केसेस हैं जिसमें ओ साथ में है। अब आप पूछेंगे सर इसमें एल साथ में होगा कि नहीं, यू साथ में होगा कि नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो सारे पॉसिबिलिटीज इसमें आ जाएंगी। व्हेन आई से बोथ ओ आर टुगेदर, आई एम एम्फेसाइजिंग दैट ओनली बोथ ओ आर टुगेदर। बाकी बोथ ओ आर टुगेदर के साथ एल अब साथ में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, सारे केसेस उसमें कवर्ड हो जाएंगे। ऑल द पॉसिबिलिटीज आर टेकन इनटू द अकाउंट। ठीक। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। ये फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, अपन को नाम में क्या रखा है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो एन ए का मतलब है बोथ ओ आर टुगेदर। तो आप वो केसेस काउंट करो जब दोनों ए साथ में होंगे, है ना। तो सॉरी, जब दोनों ओ साथ में होंगे। तो दोनों ओ साथ में कैसे होंगे, विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ टाई अप। हम दोनों ओ को रस्सी बांध देंगे, तो उसको सिंगल यूनिट की तरह सोचेंगे। तो एक एन है, एक एच है, दो यू है, दो एल है, तो 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6 एंड दिस इज अ सिंगल यूनिट। तो 6 + 1 7, टोटल 8 थे ना, उसमें आप दोनों ओ को रस्सी बांध के एक सिंगल यूनिट मान लो। तो इन 7 लोगों को, कौन से 7, 1H 1N 2U 2L एंड 1 सिंगल यूनिट ऑफ ओ का पेयर, इन 7 लोगों को 7 जगह पे बिठाने के 7 फैक्टोरियल तरीके होंगे। और ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आया है, ये L की वजह से आए हैं और ये U की वजह से आए हैं। ठीक। और अनटाई कितने तरीके से होंगे, जब हम रस्सी काटेंगे तो दोनों O का आपस में तो कोई अरेंजमेंट होगा नहीं, आइडेंटिकल है। सो अनटाई एक तरीके से होगा। ओके। तो ये वाला पार्ट अपने को आता है, बोथ ओवर टुगेदर टाई अप कर दिया। फिर नंबर ऑफ, अच्छा इसमें वो केसेस भी आ गए जब एल साथ में है, इसमें वो केसेस भी काउंट हो गए जब एल दूर दूर है। एल साथ में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ अभी उस पर फोकस कर रहा हूँ, बोथ ओवर टुगेदर। सिमिलरली आप ये सॉल्व कर सकते हैं बोथ एल आर टुगेदर, फिर सिमिलरली आप ये सॉल्व कर सकते हैं बोथ यू आर टुगेदर। सेम एग्जैक्ट नाम चेंज हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, बोथ ओ आर टुगेदर एंड बोथ एल आर टुगेदर। इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है, बोथ ओ आर टुगेदर एंड बोथ एल आर टुगेदर। तो अपन ओ को भी टाई अप कर देंगे और एल को भी टाई अप कर देंगे, तो दोनों सिंगल यूनिट है। तो अब क्या है, 1H 1N 2U, 4 तो ये लोग और ये 2 सिंगल यूनिट, तो 4 और 2 6, 6 people 6 places 6 फैक्टोरियल
ये किसकी वजह से आया है, ये यू की वजह से आए हैं। ओके, और अनटाई करने का एक ही तरीका होगा, आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा। ओ की जब रस्सी खुलेगी तो एक तरीके से खुलेगी, और एल की भी जब रस्सी खुलेगी तो अनटाई वन तरीके से होगा, रिलेटिव अरेंजमेंट नहीं होगा। तो सिमिलरली आप ए इंटरसेक्शन बी आपने जैसे सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम वे में आप बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे, सेम आंसर, सी इंटरसेक्शन ए सॉल्व करेंगे, सेम आंसर। फाइनली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बोथ ओ आर टुगेदर एंड बोथ एल आर टुगेदर एंड बोथ यू आर टुगेदर, तीनों हो जाने चाहिए। तो तीनों को एक एक रस्सी बांध दो, तो 1H 1N एंड 3 सिंगल यूनिट्स, टोटल 5 पीपल 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल। अनटाई एक तरीके से होगा और कुछ आइडेंटिकल है नहीं तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। तो ये पूरा नंबर जो भी निकल के आता है ये आता है 2820। अब ये क्या ये अपना आंसर है क्या सर, ये आप क्यों सॉल्व करवा रहे हो ये तो बताओ। चलो सॉल्व कर लिया, हमको समझ में भी आ गया ये हम क्यों कर रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है समझो। यूनियन का मतलब होता है occurrence ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी और बोथ, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम ए और बी। सिमिलरली ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, आइदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर आइदर इन केस ए और इन केस बी और इन केस सी और एनी वन ऑफ देम। बेसिकली इसका मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब नंबर ऑफ दोस केसेस विच नंबर ऑफ दोस केसेस विच आर एटलीस्ट इन वन ऑफ द केसेस, कम से कम एक ना एक तो इसमें हो जाए। तो ये सारे अपने अनफेवरेबल केसेस हैं। क्यों अनफेवरेबल केसेस हैं, क्योंकि अगर वो सारे केसेस जिसमें बोथ ओ आर टुगेदर बोथ एल आर टुगेदर बोथ यू आर टुगेदर, या फिर एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री हैपेंस या एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री हैपेंस या एग्जैक्टली ऑल ऑफ द थ्री हैपेंस, ये जो भी है उसमें अपने सारे अनफेवरेबल आ जाएंगे। अनफेवरेबल केस का मतलब क्या है यहाँ पे, दोस केसेस वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, एटलीस्ट वन ऑफ द अलाइक पेयर्स इज टुगेदर, ये अपने अनफेवरेबल केसेस है। तो अब हम क्या करेंगे, बिना किसी कंस्ट्रेंट के अगर ये 8 लोगों को 8 जगह पे बिठाना होता तो हम ऐसे बिठा देते हैं, 2 ओ 2 एल और 2 यू की वजह से। तो दीज आर एक्चुअली टोटल केसेस, एंड जो हमने अभी काउंट किया है ये अनफेवरेबल केसेस है। तो टोटल में से अनफेवरेबल अगर हटा देंगे तो वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट विल बी 2220। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, वीडियो को फिर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 1s 2 2s 2 3s 1 4 and 1 5 so that no consecutive digits are identical, no two consecutive digits are identical। तो देखो बेटा एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है और जो पिछला क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे अपने पास क्या था, 2 ओ थे, 2 एल थे, 2 यू थे और एक एक डिफरेंट आइटम था। एग्जैक्ट सेम में यहाँ पे हमारे पास 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है और एक 4 और एक 5 है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसा अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था। हम सेट ए डिफाइन करेंगे, बोथ 1 आर टुगेदर, सेट बी डिफाइन करेंगे, बोथ 2 आर टुगेदर, सेट सी डिफाइन करेंगे, बोथ 3 आर टुगेदर। और फिर इस तरीके से हम सारे केसेस सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये नंबर्स जो हैं ये पूरा सोल्यूशन भी सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। तो इसीलिए जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का है इट इज एक्चुअली सेम एज 2220। तो ये नंबर थ्योरी में है यही क्वेश्चन और वो लेटर्स में था, है ना। इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। इफ 2 अमेरिकन्स 2 ब्रिटिशर्स 2 कैनेडियंस 1 इंडियन 1 पाकिस्तानी 1 श्रीलंकन एंड 1 नेपाली आर टू बी सीटेड इन अ लाइन, अच्छा ये टीओ है ना, आर टू बी सीटेड इन अ लाइन देन फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सच दैट नो टू पर्सन्स ऑफ सेम नेशनलिटी आर टुगेदर। मतलब दो अमेरिकन है उनका नाम लेट से A1 A2 है, दो ब्रिटिशर्स है उनका नाम B1 B2 है, दो कैनेडियंस है क्योंकि पर्सन तो डुप्लीकेट नहीं हो सकते ना, वो तो डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। फिर एक इंडियन, एक पाकिस्तानी, एक श्रीलंकन और एक नेपाली। तो ये 10 लोग हैं, इनको 10 जगह पे एक लाइन में बिठाना है। ये दोनों अमेरिकन साथ में नहीं होने चाहिए, ये दोनों ब्रिटिशर साथ में नहीं होने चाहिए, ये दोनों कैनेडियन साथ में नहीं होने चाहिए। तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू विल गेट द लैंग्वेज। क्या सर ये तो वही क्वेश्चन है जैसा हम अभी कर रहे थे, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट में फर्क आएगा, तो वो देख लेते हैं। सेट ए वी विल डिफाइन एज बोथ अमेरिकन्स आर टुगेदर, सेट बी वी विल डिफाइन एज बोथ ब्रिटिशर्स आर टुगेदर, सेट सी हम डिफाइन करेंगे बोथ कैनेडियंस आर टुगेदर। और फिर अपन लगा लेंगे अपना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो इस पे क्या वर्क करेगा, अब देखो ये थोड़ा सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा क्योंकि पहले आइडेंटिकल थे वो ए, अभी यहाँ पे डिफरेंट है, A1 A2 दो अलग कैटेगरी है। तो जब हम NA सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब बोथ अमेरिकन आर टुगेदर, इनको रस्सी लगा दी, ये सब सिंगल यूनिट्स हैं डिफरेंट। तो ये हो गए 9 8, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये और ये सिंगल यूनिट 9। 9 लोगों को 9 जगह पे बिठाने के 9 फैक्टोरियल तरीके। और ये जो A1 A2 है क्योंकि ये डिफरेंट है तो जब ये अनटाई होंगे
तो ये 2 फैक्टोरियल से अनटाई होंगे जब रस्सी खोलेगी। सेम फॉर एन बी, बोथ ब्रिटिशर्स आर टुगेदर, तो ब्रिटिशर्स पे रस्सी बांधी जाएगी, 9 लोग 9 जगह पे नो फैक्टोरियल, ब्रिटिशर्स की रस्सी खोली गई। इस तरीके से आप एन ऑफ सी सॉल्व करेंगे। ये हमेशा सेम नंबर्स ही आते हैं, एन ए एन बी एन सी जो हमेशा ये तीनों सेम ही नंबर्स आएंगे, तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक सॉल्व करो, उसी को 3 टाइम्स कर लो। सेम अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बोथ अमेरिकन आर टुगेदर एंड बोथ ब्रिटिशर्स आर टुगेदर, तो अमेरिकन पे आपस में रस्सी लगेगी और ब्रिटिशर्स को भी रस्सी लगेगी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 सिंगल यूनिट 7 8, 8 लोग 8 जगह पे 8 फैक्टोरियल। अमेरिकन की रस्सी खोल दी, A1 A2 का इंटरनल अरेंजमेंट, ब्रिटिशर्स की रस्सी खोल दी, B1 B2 का इंटरनल अरेंजमेंट। तो जैसे हमने ये सॉल्व किया है वैसे ही ये सॉल्व होगा, फिर सी इंटरसेक्शन है, सेम आंसर आएगा हमेशा। तो आप उसको 3 टाइम्स भी कर सकते हो, बार बार अलग से सॉल्व ना करते हुए। फाइनली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब अमेरिकन को भी रस्सी लग गई, ब्रिटिशर्स को भी रस्सी लग गई, कैनेडियंस को भी रस्सी लग गई। सो 7 सिंगल यूनिट्स, 7 प्लेसेस 7 फैक्टोरियल, अनटाई फॉर द अमेरिकन, अनटाई फॉर ब्रिटिशर्स, अनटाई फॉर कैनेडियंस। तो इस तरीके से आप इसको 8 फैक्टोरियल की टर्म्स में अरेंज कर सकते हो। इसमें से हमने इसको 8 फैक्टोरियल की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, मतलब 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख दिया, तो ये 18 फैक्टोरियल बन गया। और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इसके अंदर घुस गया, तो 8 फैक्टोरियल। और टोटल अरेंजमेंट बिना किसी कंस्ट्रक्शन के, कंस्ट्रेंट के 10 लोग 10 जगह पे 10 फैक्टोरियल से बैठ जाते हैं। हम लोग देखते हैं सेम, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द word mathematics if no two alike letters are together. Same, no two alike letters are together, तो इसको आप ट्राई कीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है। पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, M A T H E M A T I C और S। तो क्या है अपने पास, 2 M है, 2 A है, 2 T है, एक H, एक E, एक I, एक C और एक S है। करेक्ट। तो बस वही प्रोफाइल आप एक डिफाइन कीजिए। पहला सेट डिफाइन कीजिए आप, बोथ M आर टुगेदर। सेट बी आप डिफाइन कीजिए, बोथ T आर टुगेदर। सेट सी आप डिफाइन कीजिए, बोथ A आर टुगेदर। और फिर चालू हो जाइए जैसा हमने किया था। तो क्योंकि हम लोग अभी 2 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इसी पे, तो मैं सेट्स में लिख के ना बताते हुए मैं डायरेक्टली आपको इकट्ठा एक लाइन में बता देता हूँ कि कैसे वो हो रहा होगा। तो ये हो गए अपने टोटल केसेस बिना किसी कंस्ट्रेंट के। 11 लोग 11 जगह पे इस तरीके से बैठ जाएंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों है, 2 A आइडेंटिकल है, 2 M आइडेंटिकल है और 2 T आइडेंटिकल है, तो उनकी वजह से। अब उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये अनफेवरेबल केसेस। ये क्या होगा अपना, ये वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। करेक्ट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी किसकी मदद से बना होगा, वन एट अ टाइम, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है। आपने दोनों क्वेश्चन अगर पिछले फॉलो किए तो आप समझ गए हो, देखो कैलकुलेशन तीनों में सेम ही हो रही है, मतलब इसको सॉल्व करके जो नंबर आ रहा है निकल के, वही नंबर इसको सॉल्व करके निकल के आ रहा है, वही नंबर इसको सॉल्व करके निकल के आ रहा है। सेम माइनस आप ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए लिख रहे हो, तो वो तीनों नंबर सेम ही आ रहे हैं। और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो एक नंबर। तो ये इसलिए मैंने लिखा है 3 टाइम्स ऑफ जो सॉल्व करके आता है सिंगल वालों को, फिर 3 टाइम्स ऑफ जो सॉल्व करके आता है 2 एट अ टाइम वालों को, और ये 1 एट अ टाइम वालों को। तो बोथ एम आर टुगेदर, बोथ एम आर टुगेदर टाई अप किया, सिंगल यूनिट मानी, बाकियों को ऐसे बिठा देंगे। बोथ फिर 2 वाले कि 2 M भी साथ में हो और 2 A भी साथ में हो, तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और ये तीनों साथ में हो। और 3 क्यों, क्योंकि वो तीनों की कैलकुलेशन सेम सेम चलती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फाइनल आंसर 586 फैक्टोरियल 7। कैलकुलेशन अपनी जगह, कॉन्सेप्ट पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। नाउ ये एक क्वेश्चन है जो हमने किया था IITJ 2012 का। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons so that each person get at least 1 ball। आपको याद हो तो हमने इसको ग्रुप थ्योरी से किया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कैसे, आपको इसमें भी 3 सेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। सेट 1 आप डिफाइन कीजिए, सेट 1 आप डिफाइन कीजिए कैसे कि पर्सन ए, 3 पर्सन है ना, तो उनका नाम देख लेते हैं हम, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। तो 3 आप सेट डिफाइन कीजिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, जहां पे आप सेट ए में गिनेंगे
पर्सन ए डोंट रिसीव एनी बॉल, पर्सन ए डजंट रिसीव एनी बॉल। सिमिलरली आप सेट बी डिफाइन करना, पर्सन बी डजंट रिसीव एनी बॉल, और सेट सी आप डिफाइन कीजिएगा, पर्सन सी डज नॉट रिसीव एनी बॉल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, अब आप सोचो व्हेन पर्सन ए डज नॉट रिसीव एनी बॉल, तो 5 बॉल को 2 लोगों में बांटना है, किसी को कितने भी मिल सकते हैं। तो कैसे बांटोगे आप? जब मैं आपसे बोलता हूँ 5 बॉल्स को आप 2 लोगों में बांटो, तो आप बोलेंगे पहली बॉल के पास 2 ऑप्शन, दूसरी बॉल के पास 2 ऑप्शन, तीसरी बॉल के पास 2 ऑप्शन, चौथी बॉल के पास 2 ऑप्शन, पांचवी बॉल के पास 2 ऑप्शन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 5। सिमिलरली, अच्छा इस 2 पावर 5 में वो केसेस भी हैं जब सारी बॉल्स पर्सन बी के पास चला गई होगी, इसमें वो केसेस भी हैं जब सारी बॉल्स पर्सन सी के पास चला गई होगी, इसमें वो केसेस भी हैं जब कुछ बॉल्स पर्सन बी के पास है और कुछ बॉल्स पर्सन सी के पास है। बट वी डोंट केयर अबाउट दैट, हम सिर्फ और सिर्फ ये काउंट कर रहे हैं कि पर्सन ए शुड नॉट रिसीव एनी बॉल। एन ऑफ ए का मतलब ये होता है, बाकी फॉर्मूला टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। तो एन ऑफ बी का मतलब पर्सन बी शुड नॉट रिसीव एनी बॉल। तो 5 बॉल्स को पर्सन ए और पर्सन सी में बांट दो आप, हर बॉल के बाद 2 2 ऑप्शन। और सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी का मतलब पर्सन सी डज नॉट रिसीव एनी बॉल। तो 5 बॉल्स को आप पर्सन ए और पर्सन बी में बांट दो, तो वो 2 पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 तरीके से। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है पर्सन ए डज नॉट रिसीव एनी बॉल एंड पर्सन बी डज नॉट रिसीव एनी बॉल। तो इसका मतलब क्या है, सारी बॉल्स हमने सी को दे दी, एक ही तरीका है, मतलब हर बॉल के पास एक ही ऑप्शन है, इट हैज टू गो टू पर्सन सी। सिमिलरली ईच बॉल हैज ओनली वन ऑप्शन, it will go to person A. Each ball has only one option, it will go to person B. और A intersection B intersection C का मतलब है person A doesn't receive any ball and person B doesn't receive any ball and person C doesn't receive any ball। ये तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो जाना ही है ना, अपन बांट रहे हैं तो इसलिए ये हर बॉल के पास 0 ऑप्शन है, वो कहीं जा ही नहीं पा रही बेचारी। 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ये एड अप होता है 93। और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी में से एटलीस्ट एक ना एक ऐसा बंदा जरूर है विच डजंट रिसीव एनी बॉल। तो ये अनफेवरेबल केसेस हैं। अगर आप डिस्कशन फॉलो कर रहे हो पिछले कुछ 2-3 क्वेश्चंस में, तो आप समझ जाओगे कि हमने क्या लिखा है। तो ये अनफेवरेबल केसेस है 93। और टोटल केसेस क्या होंगे, 5 बॉल को बिंदास आप बिना किसी कंस्ट्रेंट से बांटोगे, तो हर बॉल के पास 3 3 ऑप्शन है, पहली बॉल के पास 3 ऑप्शन, दूसरी बॉल के पास 3 ऑप्शन। इन तरीके से टोटल केसेस वेयर एनी पीपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ बॉल्स, तो वो 3 पावर 5 होता है, 243। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी टोटल केसेस 243 माइनस अनफेवरेबल केसेस 93। तो आंसर क्या आएगा, 150। सो दिस इज हाउ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैन बी यूज्ड। और इसको आप ये भी बोल सकते हो, इस थ्योरी को आप ये भी बोल सकते हो, डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट बॉक्सेस वेयर एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। मैंने मेंशन किया था कुछ लेक्चर, शायद पिछले लेक्चर में या उसके पिछले लेक्चर में, डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट बॉक्सेस वेयर एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। ये एटलीस्ट 1 बॉल सबको मिल जाए, ये लैंग्वेज पे आप फोकस करना, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से किया जाता है। बट I would advise you that you should use group theory. Preferred approach. My preferred approach is using group theory. क्योंकि ग्रुप थ्योरी से आसानी से हो जाता है, ये सब झंझट से अपने को छुटकारा मिल जाता है। सो दिस इज हाउ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वर्क्स। नेक्स्ट प्रोफाइल इज फाइंडिंग द रैंक। अब इसमें हम लोग रैंक निकालना तो डिस्कस कर चुके हैं पहले, बट अब वो वाले वर्ड्स जिसमें कुछ लेटर्स रिपीट हो जाते हैं, तो आइडेंटिकल थिंग्स अगर आ जाएं तो फिर रैंक निकालने में थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। बट कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है, तो दिक्कत जाएगा नहीं अगर आप ध्यान दे रहे हो, इफ यू आर पेइंग अटेंशन। सो लेट अस डिस्कस इट विद अ प्रॉब्लम। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड आशीष आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड आशीष। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, बट अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अपने पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अपने पास पहले एक ए है, फिर एच है, देन आई है, और फिर एस और एस है। तो देखो अभी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, पहले तो आप बोलते हो कि भाई 6 लेटर्स 6 जगह पे 6 फैक्टोरियल से, बट यहाँ पे क्योंकि 2 एच आपस में आइडेंटिकल हैं, 2 एस आपस में आइडेंटिकल हैं, तो दे आर एक्चुअली 720/4। सो टोटल 180 वर्ड्स हैं, टोटल 180 वर्ड्स हैं, और ये 180 वर्ड्स एक डिक्शनरी में रखे जाएंगे जिसमें हमें आशीष का रैंक निकालना है। सो यू हैव टू पे अटेंशन, लॉजिक वही है, हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं पहले, तो ए एच एच
HISS। एक क्वेश्चन हम करते हैं साथ में, और देखना आप कि क्या लॉक हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पुरानी थ्योरी रिवाइज होगी। चलिए डिक्शनरी के हिसाब से चलते हैं। अगर आपको याद हो हम कैसे करते थे, सर पहली पोजीशन ए को मिलेगी, चलो ए को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हम अपने आप से क्या पूछेंगे, क्या हम फाइनल वर्ड में ए रखना चाहते थे फर्स्ट पोजीशन पे, क्या अपना वाकई में फर्स्ट पोजीशन पे ए ही आना चाहिए था? तो अपना जवाब होगा हाँ, हम ए चाहते हैं। व्हाट वी डू इज वी लॉक ए, वी कैंसल ए फ्रॉम हियर। अभी कुछ हमने फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कुछ किया नहीं है। हम सिंपली पहला सवाल अपने आप से ये पूछते हैं, क्या हम उस लेटर को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहते हैं क्या अपने फाइनल वर्ड में? अगर हाँ तो हम चुपचाप लॉक कर देते हैं, अगर नहीं तो हम लोग अरेंजमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं। रैंक ऐसे ही निकालते थे, है ना। तो ये हो गया ए लॉक। अब अगला नंबर किसका आएगा यहाँ पे, एच का। तो यहाँ पे हमने एच को बिठाया, इस एच को हमने बिठाया। अब क्या हम एच रखना चाहते थे फाइनल वर्ड में सेकंड पोजीशन पे? तो अपना जवाब होगा नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये एच को बिठा के बाकी चार लोगों को इन चार जगह पे आराम से बिंदास अरेंज कर देंगे और गिनती को चालू करेंगे। तो अब कीप इन माइंड व्हाट आर वी अरेंजिंग, वी आर अरेंजिंग HISS एट दीज 4 पोजिशन। तो चार लोगों को चार जगह पे बिठाने के कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल। बट जिसमें से दो आइडेंटिकल है, ये एस जो है आपस में आइडेंटिकल है, तो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी सिखाती है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसकी वजह से ये आंसर आ गया 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अब पहले क्या करते हैं हम, सर ये एच हो गया ना, अब अगला नंबर मिलेगा इस वाले को। तो अब ये कोई दूसरा पराया थोड़ी ना, ये भी तो है एच ही ना। मतलब आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि सर इस एच को रख के हमने इन चारों को जमाया, फिर हम क्या करेंगे, अब इस वाले एच को रख के इन चारों को जमाएंगे। भाई ये वाला एच और वो वाला एच, ऐसा थोड़ी ना होती है बातें। एच तो एच ही है ना, दीज टू आर सेम थिंग्स, आइडेंटिकल थिंग्स। तो इसीलिए बस यहाँ पे यही फर्क हो जाता है अलाइक वाले में, कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपने इस एच को बिठा के काउंट कर लिया, तो आप इस एच को बिठा के फिर से काउंट नहीं करोगे। अब अगला नंबर आएगा आई का, तो हम यहाँ पे आई को बिठाएंगे। क्या हम अब वही अपने आप से सवाल, क्या हम फाइनल वर्ड में सेकंड पोजीशन पे आई चाहते थे क्या? जी नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इस आई को सेकंड पोजीशन पे बिठा के HHSS इन चार लोगों को यहाँ पे बिठाओगे। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड आप किसको अरेंज कर रहे हो और कहाँ अरेंज कर रहे हो। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग दो एच और दो एस को इन चार पोजीशंस पे बिठा रहे हैं। तो दो एच और दो एस कैसे बैठेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो ये अलग है और ये अलग है, क्यों? क्योंकि हम किन लोगों को बिठा रहे हैं इस पे चीजें मैटर करेगी। तो ये हो जाएगा 6। आगे आप खेल समझ ही गए हो, है ना। अब यहाँ पे ए लॉग्ड है, 1 2 3 4 5। अब इस आई के बाद अगला नंबर आएगा एस का। अब अपने आप से आप क्या सवाल पूछेंगे, क्या हम फाइनल वर्ड में एस रखना चाहते थे? तो आप बोलेंगे हाँ रखना चाहते थे सर। तो इसको लॉक कर देंगे, इस एस को काट देंगे और फिर रीस्टार्ट, वापस से वही पुराना खेल चालू। अब अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, HHIS, ये चार लोग अवेलेबल हैं। स्टार्ट हो जाओ शुरू से एच से। तो हमने एच से स्टार्ट किया, ये हमने एच यहाँ पे रखा। फिर आप अपने आप से पूछेंगे क्या हम एच रखना चाहते थे थर्ड पोजीशन पे फाइनल वर्ड में? जवाब आया हाँ, तो यहाँ पे एच को लॉक किया, इसको कैंसिल किया। देखो जब भी जवाब हाँ आए ना कि हाँ हम रखना चाहते हैं वहां पे, तो आप कुछ अरेंजमेंट मत कर दिया करो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आप चुपचाप उसको वहां पे रखो, उस पोजीशन को लॉक कर दो, उस लेटर को काट दो अपने अवेलेबिलिटी लिस्ट में से। आगे प्रोसीड करते हैं। फिर अगला नंबर आएगा एच का, फोर्थ पोजीशन पे एच रखा। क्या हम इस एच को रखना चाहते थे यहाँ पे? जवाब आएगा नहीं, फोर्थ पोजीशन में हम एच तो नहीं रखना चाहते थे। तो एच रख के सब कुछ अरेंज कर दो। अब सब कुछ क्या, दो ही तो पोजीशन बची है, तो इन दो पोजीशन पे आई और एस को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, राइट। तो ये हमने 2 फैक्टोरियल कर दिया इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, ए लॉग्ड है, एस लॉग्ड है, एच लॉग्ड है, तीन पोजीशन अभी लॉक नहीं हुई है। एच के बाद अगला नंबर किसका आएगा, आई का। तो यहाँ आई रखा। क्या हम आई रखना चाहते हैं फोर्थ पोजीशन पे? यस। तो आई को रखो, लॉक कर दो, इसको काट दो। अब इसके बाद लॉक करना रखना ये तो सवाल ही खत्म हो गया। उसके बाद आप इजीली जज कर सकते हो। अगला नंबर किसका आएगा, एच का। तो क्या हम एच रखना चाहते हैं? नहीं, तो 1 फैक्टोरियल से आप अरेंज कर दो। फिर अगला नंबर किसका आएगा, ए लॉग्ड है, एस लॉग्ड है, एच लॉग्ड है, आई लॉग्ड है। फिर अगला नंबर आएगा एस का, हम रखना चाहते हैं, यस, लॉक किया, एस को काटा। आखिरी पोजीशन एच रखना चाहते हैं, यस, लॉक किया, काटा। आपका वर्ड बन गया आशीष।
तो ये इस वर्ड को बनाने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ा, 12 वर्ड्स प्लस 6 18 वर्ड्स प्लस 2 20 वर्ड्स प्लस 1 21। तो इन सबका सम 21 आ रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा, 21 नहीं होगा अपना आंसर। इस 21 का मतलब है आशीष वर्ड से पहले 21 वर्ड्स रहे होंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 22nd रैंक। तो यही पूरा प्रोसीजर यहाँ पे हाईलाइटेड है जो हमने किया है स्टेप बाय स्टेप। देखो इसमें और जो हम पहले रैंक निकालते थे उसमें बस छोटा सा अपडेट, चेंज भी नहीं बोलूंगा मैं, छोटा सा अपडेट यही है कि यहाँ पे अब आपको बहुत केयरफुली फोकस रखते हुए ये सोचना पड़ेगा कि जब भी हम कुछ सी लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं तो वो कौन से लेटर्स हैं जो अरेंज हो रहे हैं, उसमें से कितने, हाउ मेनी ऑफ देम आर आइडेंटिकल इन देमसेल्व्स। बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप रैंक निकालिएगा, देयर विल बी नो ट्रबल इन दैट। So for your practice, I am giving you 2 questions homework. Similar to previous question, आप सबल का रैंक निकालेंगे और आप चुलबुल का रैंक निकालेंगे. So if all the letters of the word sabal are arranged in a dictionary, then find the rank of the word sabal. आंसर 51st रैंक आना चाहिए, सबका सम 50 आएगा, ठीक है। सिमिलरली चुलबुल का रैंक 233 आना चाहिए। सो प्लीज ट्राई इट आउट और ये आपसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं वो प्रॉब्लम्स जो रैंक निकालने पे पूछे जा सकते हैं। Now, moving on to the next part, the arrangements we have considered so far are linear. अब तक हमने चैप्टर में जो भी परम्यूटेशन या जो भी अरेंजमेंट्स की बात की वो सब लीनियर परम्यूटेशंस हैं, लीनियर अरेंजमेंट्स हैं। There are also arrangements in closed loops which we call as circular arrangements या circular permutation. तो हम इस पे बात करेंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन कैसे लीनियर परम्यूटेशन से अलग होता है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज, हम सर्कल पे बिठा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला एक चीज, अ सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, ये ध्यान रखना। ये चीज और लाइन में यही फर्क होता है, सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड। तो चलो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ए बी सी और डी, इन चार लोगों को एक लाइन पे बिठाना है, कितने तरीके से आप बिठाओगे एक लाइन में। लाइन में क्या होता है, एक स्टार्ट होता है, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4। तो आप बोलेंगे सर इस बॉक्स को भरने के 4 तरीके, इसको 3, इसको 2, इसको 1। आप जवाब देंगे 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, राइट। अब सर्कल में क्या होता है, सर्कल पे अगर मैं एक ऐसा डाइनिंग टेबल बना दूं, एक सर्कल बना दूं और डाइनिंग टेबल पे ऐसे 4 कुर्सियां लगा दूं, ठीक, कोई नंबर नहीं, सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड। तो जब ये 4 लोग आएंगे डिनर पे, तो अभी जब ये सर्कल खाली है, व्हेन ऑल द 4 चेयर्स आर एम्प्टी एंड देयर आर नो स्टिकर्स ऑन द चेयर, चेयर पे कोई स्टिकर नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, क्या लगता है चारों चेयर आइडेंटिकली नहीं दिखेगी कि यार कहीं पे भी जाके बैठ जाओ बात तो सेम ही है, क्योंकि चेयर पे कोई नंबर नहीं लगा है एंड देयर इज नो, आप ये नहीं बोल सकते कि सर एक बंदा जाके कोने पे बैठ गया या बीच में बैठ गया, बिकॉज सर्कल एक क्लोज्ड लूप है, राइट, दीज आर क्लोज्ड लूप्स, लाइन की तरह कोई इसके पास कोने नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा चीजें ट्रिकी हो जाएंगी। तो सपोज यहाँ पे ए को बिठाते हो आप, यहाँ पे बी को बिठाते हो, यहाँ पे सी को बिठाते हो, यहाँ पे डी को बिठाते हो, एक अरेंजमेंट ये होगा, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में ए को क्या नजर आ रहा है, मेरे राइट हैंड पे, यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ डिनर बैठा हुआ है, ठीक है, डिनर पड़ा हुआ है। तो सी को क्या लग रहा है, मेरे राइट हैंड पे बी बैठा है, मेरे लेफ्ट हैंड पे डी बैठा है। बी को क्या नजर आ रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड पे सी है, मेरे राइट हैंड पे ए है। आप इस तरीके से हर पर्सन के रिस्पेक्ट में सोचो कि उसके राइट हैंड पे कौन है, उसके लेफ्ट हैंड पे कौन है और उसके सामने कौन बैठा है, करेक्ट। अब एक और मैं परम्यूटेशन अगर मैं इसमें कंसिडर करूं, ए को मैं यहां बिठा देता हूं, बी को मैं यहां, सी को यहां, डी को यहां पे। तो ये दोनों अरेंजमेंट्स जो है एक्चुअली सेम ही है अगर आप ध्यान से सोचो, क्योंकि इसमें ए को क्या नजर आ रहा है, भाई मेरे सामने सी बैठा है, लेफ्ट हैंड पे बी है, राइट हैंड पे डी है, यहाँ पे भी ए को वही नजर आ रहा है। आप ऐसा समझ लो कि मैंने क्या किया है, मैंने इस सर्कल को रोटेट कर दिया, मैंने बस हर किसी को एक पोजीशन क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया, तो सेम ही है। सिमिलरली मैं और रोटेट कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो गिव यू वन मोर परम्यूटेशन कि ए को मैं यहां बिठाता हूं, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ये भी सेम ही है। ऑल दीज थ्री आर सेम कॉन्फ़िगरेशंस। और एक और आएगा चौथा, जब मैं ए को यहां बिठाऊंगा, ए हियर, बी हियर, सी हियर एंड डी हियर, ऑल दीज 4 कॉन्फ़िगरेशंस आर एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट जब आप इनको लाइन में बिठा रहे थे, एक लीनियरली बिठा रहे थे फैक्टोरियल 4 से 24 तरीके से बिठा रहे थे, तो इन 24 केसेस में से, इन 24 केसेस में से ये 4 केसेस जो मैंने आपको काउंट करा ये सेम है। इस तरीके से आप कोई भी एक केस उठा लो, उसके करस्पॉन्डिंग आप 3 और केसेस ऐसे ढूंढ पाओगे
जिसमें वो चारों केसेस का जो ग्रुप है वो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। सो इस तरीके से अगर मैं 24 को 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 लिखना चाहूं तो मैं कितना लिखूंगा, 6 टाइम्स। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इसे मैं 6 टाइम्स ब्रेक कर सकता हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, out of the 24 cases there will always be 4 such cases which will be different in linear arrangement but they will be identical in circular arrangement। और कैसे? क्योंकि circle has no start and no end। so in this way we can say that, in this way we can conclude that n linear arrangements, इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं, n linear arrangements correspond to one circular arrangement। यहाँ पे जैसे 5 का एग्जांपल दिया, 5 लोगों को बिठाया हुआ है लाइन में, ठीक है, सॉरी सर्कल में, 5 लोगों को सर्कल में बिठाए, ए बी सी डी ई, 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 ए बी सी डी। बेसिकली ये वो सारे अरेंजमेंट्स हैं जब हम ए को कहीं पे भी बिठा दें और फिर हम लोग क्लॉकवाइज में चालू हो जा रहे हैं ए बी सी डी ई को बिठाना। तो ये पांचों की पांचों अरेंजमेंट्स जो हैं वो सर्कल में सेम ही है। पर अगर मैं इनको लाइन में बिठाता, जैसे ए बी सी डी ई, तो ये एक अलग परम्यूटेशन होता, ए बी सी डी ई यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, फिर ए बी सी डी ई ये यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई, और ये पांचवा केस ए बी सी डी ई। These 5 arrangements in a straight line and a line are different permutations। क्योंकि एक लाइन का स्टार्ट है, एंड है, कि शुरू ए से हो रहा है खत्म ई पे हो रहा है, शुरू ई से हो रहा है खत्म डी पे हो रहा है, शुरू डी से हो रहा है खत्म सी पे हो रहा है। बिकॉज अ लाइन हैज अ स्टार्ट एंड एन एंड, दैट्स व्हाई these 5 are different things। बट सर्कल में क्योंकि कहीं से शुरुआत नहीं होती, सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, तो इसीलिए these 5 are same। तो सिमिलरली फैक्टोरियल 5 रहे होंगे टोटल अरेंजमेंट्स, और इसमें 5 5 5 के, तो ये टोटल 120 होता है। तो 120 में 5 5 के आप जितने भी बना लोगे, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी बार लिखूंगा मैं, 24 टाइम्स। 5 इंटू 24 120 होता है। तो मैं रिवर्स कैसे काउंट करूं, मैं बोलूंगा सर फैक्टोरियल 5 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपको 24 मिल जाएगा। अपने डिस्कशन में फैक्टोरियल 4 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो आपको वो केसेस मिल जाएंगे जो सर्कुलर में एक्चुअली डिफरेंट है। सो बिकॉज each circular arrangement corresponds to n linear arrangements। जैसे नंबर ऑफ टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट लेट से x है, एक एक सर्कुलर परम्यूटेशन के करस्पॉन्डिंग n लीनियर अरेंजमेंट होंगे। तो अगर अपना आंसर होगा x सर्कुलर परम्यूटेशन, तो x मल्टीप्लाइड बाय n, x मल्टीप्लाइड बाय n should actually be number of linear arrangements। x है नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, एक सर्कुलर परम्यूटेशन पे अपने को n लीनियर परम्यूटेशन मिल रहे हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाय n होने चाहिए नंबर ऑफ टोटल लीनियर परम्यूटेशन, जो हम जानते हैं n फैक्टोरियल होता है। तो इसलिए x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n फैक्टोरियल बाय n, जो कि होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इन शॉर्ट अब फाइनल रिजल्ट जो आपको याद रखना है, 50 लोगों को 50 जगह पे एक लाइन में बिठाने के तरीके होते हैं 50 फैक्टोरियल। बट उन्हीं 50 लोगों को अगर आप एक सर्कल में बिठाना चाहो तो आपका आंसर होगा 50 फैक्टोरियल बाय 50, दैट इज 49 फैक्टोरियल। तो आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। 100 people in a line at 100 places arranged in 100 factorial way, 100 people arranged in a circle at 100 places, तो उसका आंसर 100 फैक्टोरियल नहीं 99 फैक्टोरियल होगा। बस इतना सा ध्यान रखना आप। तो अब हम लोग इसमें सारे वैरायटी ले लेते हैं, बाकी सब पुराना गैप मेथड, टाई अप मेथड, वो सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस सर्कल में ये फर्क होता है। तो अभी हमने क्या बात की, ऑल 5 हैव सेम अरेंजमेंट्स इन अ सर्कल, ये जो एग्जांपल छोटा सा एक्सप्लेन किया है। हेंस नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन इन जनरल n people at n places n different things taken all at a time, तो वो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। बस ये ध्यान रखना, सर्कल में बिठाना है तो n माइनस 1 आ जाएगा, लाइन में बिठाना है तो n आता है। अब इसमें दूसरा केस कि n में से कुछ लोगों को ही बिठाना है, टेकन r एट अ टाइम, मतलब 50 लोग हैं पर मेरे को सर्कल में सिर्फ 40 लोगों को बिठाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 50 में से उन 40 लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा जिनको मैं सर्कल में एक्चुअली बिठाने वाला हूँ, 50C40, और फिर बिठा दूंगा। तो कैसे बिठाऊंगा, 40 पीपल आर सिलेक्टेड, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो 40 पीपल एट 40 प्लेसेस, लाइन में होता तो हम 40 फैक्टोरियल बोलते हैं, सर्कल में तो हम 40 माइनस 1 फैक्टोरियल बोल देंगे, दैट इज 39 फैक्टोरियल। उसी का जनरलाइज्ड वर्जन है। Select R people from N people using NCR
and those selected R people will sit in the circle at R places by R minus 1 factorial. अच्छा, अब इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लिपिंग का, फ्लिपिंग नॉट अलाउड या फ्लिपिंग अलाउड, जिसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट और नॉट। तो हमने अभी जो बात की, जो नॉर्मल हम लोग बात कर रहे थे, दिस डिस्टिंग्विशेस या दिस डिस्क्रिमिनेट्स या दिस कंसिडर्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स टू बी डिफरेंट। तो ये मान के चलता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो अलग बातें होती हैं। मतलब अगर यहाँ पे ए, बी और सी है, ये एक अरेंजमेंट है, और ए, सी और बी है, तो ये दो अलग अरेंजमेंट्स है। और नेचुरली आपको लगेगा हाँ सर, क्योंकि इसमें ए को क्या लग रहा है, जैसे इसमें बी को क्या लग रहा है, बी को लग रहा है मेरे राइट हैंड पे ए बैठा है, लेफ्ट हैंड पे सी बैठा है। और यहाँ पे क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरे राइट हैंड पे सी है और लेफ्ट हैंड पे ए है। तो बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला बात हो गया कि क्लॉकवाइज में एबीसी बैठे हैं और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में एबीसी बैठे हैं। तो ये दो अलग बातें होती है। नेचुरली हमें इंट्यूटिवली यही लगता है कि दोनों अलग बातें होती हैं, और ये वाकई में दो अलग बातें होती हैं, हम लोग ऐसे जनरली बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लिपिंग नॉट अलाउड। तो अगर आप एक को फ्लिप नहीं कर सकते, उस सर्कुलर टेबल को आप फ्लिप नहीं कर सकते, बट देयर आर सर्टेन केसेस where clockwise and anti-clockwise arrangements are considered same. So if clockwise and anti-clockwise arrangements are same, then number of circular permutations are n minus 1 factorial by 2. सारे केसेस जो हैं उनको आधा कर देते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग अलाउड है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ये समझो। फ्लिपिंग अलाउड कब होती है, जैसे सपोज अभी आपने डिनर टेबल लिया, ठीक है, डिनर टेबल पे ऐसे कुर्सियां हैं, तो 4 कुर्सियां हैं, आपने ABCD बिठा दिया। तो यहाँ पे ABCD ऐसे बिठाया आपने, ये क्लॉकवाइज में ABCD बैठे हैं, और यहाँ पे ABCD सपोज एंटी क्लॉकवाइज में बैठे हैं, ABCD। तो नेचुरली आप बोलेंगे सर ये तो डिफरेंट केसेस है ना, ए बोलेगा मेरे राइट हैंड पे ये है, मेरे लेफ्ट हैंड पे ये है, और यहाँ पे अलग। बिल्कुल परफेक्ट, आप सही जा रहे हो। तो यहाँ पे आप फ्लिप नहीं कर सकते, और लॉजिकली भी आपको लग रहा है कि आप इस सर्कुलर टेबल को फ्लिप का मतलब क्या है, 3D में आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट कर दो। फ्लिप नहीं कर सकते अपन, है ना, क्योंकि जमीन उखाड़नी पड़ेगी फ्लिप करने के लिए। बट फ्लिप क्या क्या कुछ चीजें होती हैं जो फ्लिप की जा सकती हैं, जैसे नेकलेस, क्लासिक एग्जांपल है नेकलेस। ठीक है, सपोज एक नेकलेस है, एक रिंग है, ये स्टिफ रिंग है, यहाँ पे मैंने एक लेट से सिल्वर कॉइन चिपका के रखा है, यहाँ पे मैंने गोल्ड कॉइन चिपका के रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लेट से एक ब्रॉन्ज का कॉइन चिपका के रखा है, और यहाँ पे मैंने एक प्लेटिनम का कॉइन चिपका के रखा है, ठीक है, कॉइन चिपका के रखा है, ये नेकलेस है। तो अब नेकलेस ये एक फिक्स्ड वो है, क्या कहते हैं, नेकलेस है। अब कोई शख्स है जो इस नेकलेस को अपने गले में एज इट इज पहन लेता है, तो उसमें क्या नजर आएगा, सिल्वर कॉइन के आजू बाजू गोल्ड और ब्रॉन्ज है, और सामने प्लेटिनम है, ठीक है। अब कोई इस नेकलेस को उल्टे ऑर्डर में पहन लेता है, क्योंकि नेकलेस में क्या फ्लिपिंग अलाउड है, आप फील करो उसको, नेकलेस को फ्लिप कर सकते हो, आपके हाथ में है वो चीज, तो आप उसको फ्लिप कर सकते हो। तो उसमें क्या, यहाँ पे सिल्वर है, अगर मैं दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लूं, यहाँ पे ब्रॉन्ज है, यहाँ पे प्लैटिनम है, और यहाँ पे गोल्ड है। तो अभी देखने में, अभी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दोनों डिफरेंट केसेस होने चाहिए, क्योंकि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ब्रोंज क्लॉकवाइज, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ब्रोंज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हमने ले रखा है। बट आप खुद से एक सवाल पूछो यार, अगर आप इसको फ्लिप कर सकते हो, आपको इसको फ्लिप करने की परमिशन है, जो कि हम कर सकते हैं, हम फील कर पा रहे हैं, नेकलेस है, हाथ में घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तो इसको फ्लिप करके आपने ये बना दिया। बट आपने किसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया क्या, कि आपने इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ रख दिया, यहाँ से है तो वही नेकलेस ना। एक शख्स उसको गले में इस तरीके से पहन रहा है, दूसरा शख्स उसको गले में इस तरीके से पहन रहा है। तो ट्रूली स्पीकिंग कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही है ना, बस उसको पहन दो अलग अलग तरीके से पहनने वाली बात हो गई। तो दैट्स व्हाई नेकलेस इज अ क्लासिकल एग्जांपल वेयर फ्लिपिंग इज अलाउड, वेयर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड एज सेम। तो इसमें क्या होगा, हम लोग चार चीजों को बिठाने के हम लोग ऐसे आंसर देते हैं 6। तो ये 6 जो है, इसमें से हर केस जो है वो दो दो बार काउंट हो रहा होगा। मतलब ABCD क्लॉकवाइज में बैठा है, ABCD एंटी क्लॉकवाइज में बैठा होगा, तो वो दोनों को अलग अलग काउंट कर रहा होगा, जो कि हमें नहीं करना है, तो हम इसको आधा कर देंगे। सो इन शॉर्ट ये जो है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, फ्लिपिंग नॉट अलाउड पे,
n-1 फैक्टोरियल से, बट जब फ्लिपिंग अलाउड होती है ना तो आप सॉल्व ऐसे ही कर दिया करो और आखिरी में आंसर को आधा कर दिया करो। हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे और आप कॉमन सेंस से भी सोचने की कोशिश करना कि वेयर फ्लिपिंग इज अलाउड एंड वेयर फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड, ये आप कॉमन सेंस से जज करेंगे। ठीक है, लेट अस ट्राई अ क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, फिर हम लोग देखते हैं धीरे धीरे क्या कहानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल आउट ऑफ 10 पीपल सिट अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल हैविंग 7 चेयर्स। अब आप खुद सोचो इसमें फ्लिपिंग अलाउड होनी चाहिए कि नहीं। एक टेबल है, सर्कुलर टेबल है, उसमें आप 7 लोगों को बिठा रहे हो, तो 10C7 से पहले हमने 7 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिनको हम एक्चुअली बिठाएंगे 7 चेयर्स पे, है ना। अब लोग बैठे तो आप जमीन उखाड़ के थोड़ी ना उसको फ्लिप कर दोगे। आप सोचो जमीन पे एक टेबल है, तो उस टेबल को फ्लिप करने का मतलब क्या है कि टेबल पलटा के उल्टी रख दोगे, अरे खाना कैसे खाएंगे वो लोग, है ना। चेयर्स को पलटा के फ्लिप कर दोगे। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, तो फ्लिपिंग उन चीजों की जाती है जिनको आप हाथ में पकड़ सको, आप ऐसा सोच लो, है ना। जैसे हो गया, मैंने एक एग्जांपल दिया नेकलेस, एक एग्जांपल क्या देख सकता हूं मैं, फूलों की माला, है ना। एक फूलों की माला होती है, तो यहाँ पे गेंदे का फूल, यहाँ पे चमेली का फूल, यहाँ पे गुलाब का फूल, ऐसे। तो ये माला को हम किसी नेता को हम ऐसे पहना देंगे सीधे और किसी को पलटा के पहना सकते हैं, तो यहाँ पे फ्लिपिंग अलाउड हो जाएगी। तो आप कॉमन सेंस से सोचिएगा। तो अभी क्या आंसर देंगे अपन, 10C7 से 7 लोग सेलेक्ट किए, 7 लोगों को अगर लाइन में बिठाना होता तो मैं आंसर देता 7 फैक्टोरियल, सर्कल में बिठाना है तो मैं आंसर दूंगा 7-1 6 फैक्टोरियल। ये आप ध्यान रखना, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट चलने वाला है। सारे जो So, second question is, out of 10 flowers of different colors, how many different garlands can be made if each garland consists of 6 flowers of different color? तो देखिए 10 फ्लावर्स हैं, 6 फ्लावर्स तो सेलेक्ट करने पड़ेंगे सबसे पहले। अब खेल क्या है, गार्लैंड का मतलब होता है बेसिकली माला की तरह आप सोच लो, एक रिंग होती है, उस रिंग पे हम लोग फ्लावर्स अटैच करते हैं इस तरीके से। तो ये फर्स्ट फ्लावर, सेकंड फ्लावर, थर्ड फ्लावर, फोर्थ फ्लावर, फिफ्थ फ्लावर एंड सिक्स्थ फ्लावर। तो अब ये माला है तो नेकलेस की तरह बिहेव करेगा, है ना, मतलब फ्लिपिंग अलाउड है यहाँ पे, हियर फ्लिपिंग इज अलाउड। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सेम ट्रीट होंगे। तो हम लोग कन्वेंशनली कैसे करते हैं, 10C6 6-1 फैक्टोरियल। तो ये तब जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट माने जाते हैं, फ्लिपिंग अलाउड नहीं होती। बट क्योंकि यहाँ पे फ्लिपिंग अलाउड है तो कॉमन सेंस से हम लोग डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो ये फ्लिपिंग अलाउड होने की वजह से। फाइनल आंसर क्या आएगा, 10C6 into 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2। तो आपको खुद से सोचना है, नेकलेस, गार्लैंड्स मतलब फूलों की माला, या फिर इस टाइप की चीज जिसको आप हाथ में पकड़ सको, फ्लिप कर सको, तो वहां पे फ्लिपिंग अलाउड है, तो यहाँ पे वो 2 का फैक्टर आता है, बस ये ध्यान रखना। वरना जो कन्वेंशनली चल रहा है सिंपल सा n-1 फैक्टोरियल वो चलने देंगे। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n persons if two specified people, two particular people are never together। तो ये अब वही जो हम लीनियर में खेल खेला करते थे वही अब सर्कुलर में खेल रहे हैं। तो n लोगों को n जगह पे सर्कल में बिठाना है, तो टोटल तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, हम सर्कल में बिठा रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे कन्वेंशनल चल रहा है तो फ्लिपिंग अलाउड नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है, तो बाय 2 से आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये बाय 2 आपको समझ में आ जाएगा कब लगाना है कब नहीं लगाना है। जनरली हम लोग नहीं लगाते अनलेस ये गार्लैंड या नेकलेस टाइप का कुछ आ जाए। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n पर्संस, तो ये टोटल केसेस। अब इसमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जो हम नहीं चाहते, अनफेवरेबल केसेस, हम बाइजेक्शन रूल से कर रहे हैं, रिवर्स सोच रहे हैं। वी वांट टू स्पेसिफाइड पीपल नेवर टुगेदर, मतलब हम उनको साथ में टाई अप कर लेंगे। अनफेवरेबल केस क्या हो जाएगा, वो 2 पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ में हो, तो टाई अप कर लो। तो n में से ये 2 लोगों को हमने हटाया, उनको टाई करके एक सिंगल यूनिट मान लिया, तो मतलब अब अपने पास n-1 लोग हैं, n-1 यूनिट्स हैं। जैसा आप लीनियर में करते थे ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही आप सोचो सर्कुलर में। तो यहाँ पे क्या होगा, n-1 लोग हैं, सर्कल में बिठा रहे हैं, इसलिए ये सर्कुलर का वजह से -1 है, ये सर्कुलर परम्यूटेशन का -1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा। और फिर अनटाई करेंगे तो अनटाई करने के 2 तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल, जैसे हम लोग लीनियर में करते थे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल केसेस माइनस अनफेवरेबल केसेस। तो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे फैक्टोरियल n-1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स फैक्टोरियल n-2। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन लीनियर में होता तो क्या करते हैं, अब लीनियर में इसकी जगह पे ये लिखा होता और लीनियर में इसकी जगह पे ये लिखा होता, है ना। तो लीनियर और सर्कुलर में बस यही फर्क रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 अमेरिकन्स एंड 7 ब्रिटिश पीपल कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 अमेरिकन्स आर कंसेक्यूटिव। नो 2 अमेरिकन्स आर कंसेक्यूटिव, ये लैंग्वेज आपको क्या हिंट दे रही है, सर
गैप मेथड यूज करना है हमें, ठीक है, गैप मेथड। अच्छा आप लोग गैप मेथड से करो, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। मैं आपको 4 ऑप्शन भी देता हूँ, ठीक है, आंसर को मत देखना। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, मेरे को पता है इसमें क्या क्या कॉमन मिस्टेक होती है। एक ऑप्शन है 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। एक ऑप्शन में आपको देखता हूँ 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। एक ऑप्शन में आपको देता हूँ 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। और एक ऑप्शन में आपको देता हूँ 6 फैक्टोरियल 7c6 इंटू 7 फैक्टोरियल। इनफैक्ट एक और ऑप्शन देता हूँ, ई ऑप्शन 6 फैक्टोरियल 7c6 इंटू 6 फैक्टोरियल। आप लोग ट्राई करो और बताओ कि इसमें से आप कौन सा टिक करोगे। क्या क्या तरीके की गलतियां हो सकती है ना, वो मैंने गलतियां सारी ऑप्शंस में कवर कर ली है। तो अगर आप क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हैं तो आइए फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जिनके नखरे नहीं है, जिन लोगों के नखरे नहीं है उनको आप बिठाएंगे सर्कल में, ठीक। तो पहले क्या करेंगे हम 7 ब्रिटिश पीपल को 7 प्लेसेस पे एक सर्कल में बिठा देंगे, 3 4 5 6 7। ये मैंने क्या किया, मैंने ब्रिटिशर्स को बिठा दिया, ठीक है। तो गैप मेथड में हम लाइन में भी ऐसा ही करते थे। अब बिठाएंगे कितने तरीके से, 7 - 1 फैक्टोरियल से, क्योंकि हम सर्कल में बिठा रहे हैं, ठीक है। और सर्कल खाली था, अ सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड। तो जब सर्कल खाली था तो हमने उनको बिठा दिया। अब हमने जब उनको सर्कल पे बिठा दिया, उसके बाद हम ढूंढते हैं गैप, कि भाई कितने गैप बनेंगे। तो जो गैप बन रहे हैं, तो गैप कितने बनेंगे आप काउंट करो। जब हम लाइन में बिठाते हैं ना, तो 7 लोगों को बिठाते हैं तो 8 गैप्स बनते हैं, ठीक। बट अभी सर्कल में होने की वजह से, सॉरी, जब हम लाइन में बिठाते हैं तो लाइन में बिठाते तो कितने गैप्स बनते हैं, लाइन में बिठाते टाइम गैप बनते हैं 7 लोगों की वजह से 8 गैप। पर सर्कल में है ना, तो सर्कल में कितने गैप बनेंगे, 7 ही बनेंगे। देखो गैप्स काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ही गैप बन रहे, क्योंकि अ सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, ठीक। तो सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, इस वजह से एक गैप एक्स्ट्रा जो पहले आया करता था अब वो नहीं आ रहा है। सो 7 गैप्स में से हम 7 की 7 गैप सेलेक्ट करेंगे और वहां पे हम अमेरिकन को बिठाएंगे। अब अमेरिकन को बिठाने के तरीके कितने होंगे, अब ये सोचो, अमेरिकन को बिठाने के तरीके कितने होंगे। क्या वो 7 फैक्टोरियल होंगे, क्या वो 6 फैक्टोरियल होंगे, आप सोचिए। देखो जब सर्कल खाली होता है ना, जब सर्कल खाली होता है तब n-1 फैक्टोरियल हम लिखते हैं, क्योंकि अ सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, अपने पास कोई रेफरेंस नहीं होता है। बट एक बार मैं कुछ ब्रिटिशर्स को बिठा चुका हूँ तो मेरे को रेफरेंस मिल गया है, मतलब सर्कल खाली नहीं है, अपने को सर्कल के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट है। तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि ब्रिटिशर्स जब बैठ चुके हैं उसके बाद जब अमेरिकन बैठने आएंगे तो अमेरिकन जो है वो 7 फैक्टोरियल से ही बैठेंगे। इसमें से कुछ लोग, आप लोग यहाँ पे भी 7-1 फैक्टोरियल कर दोगे, जो कि गलत है, ठीक है। ये 7 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर हम रिपोर्ट करेंगे इसका 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। देखो इस चीज का फील दिलाता हूँ मैं आपको एक और चीज से, ठीक, एक और तरीके से मैं इसको आपको समझाता हूँ, आपको थोड़ा बहुत फील आएगा इसमें। बात ये है कि जब मैं सर्कल में बिठाता हूँ, ठीक है, तो हम क्यों आंसर देते हैं n-1। सोचो जब आप लाइन में बिठाते हो, ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट से 5 लोग हैं, ठीक है, 5 पीपल। तो जब 5 लोगों को हम एक लाइन में बिठाते हैं तो जब पहला बंदा आता है, ठीक है, तो पहला बंदा आता है तो उसके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इस सीट पे जाके बैठ जाए, या तो इस सीट में जाके बैठ जाए, या तो इस सीट में जाके बैठ जाए, या तो इस तरीके से। फर्स्ट पर्सन हैज 5 चॉइसेस ऑफ कि वो कहाँ बैठना चाहता है, फिर वो वहां पे जाके बैठ जाता है। फिर जब अगला बंदा आता है तो उसके पास 4 चॉइसेस होती हैं, फिर उसके बाद अगला बंदा जब आता है उसके बाद 3 चॉइसेस होती हैं, अगले वाले के पास 2 और अगले वाले के पास 1। तो इस तरीके से लाइन में 5 लोग 5 फैक्टोरियल से बैठते हैं। बट जब हम सर्कल में बिठाते हैं, बिकॉज अ सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, सर्कल का कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता, मतलब जब लाइन में था तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चेयर्स पे नंबर हम लिख सकते हैं, ये पहली चेयर, ये दूसरी चेयर। सर्कल में सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, ठीक है। तो इसीलिए जब पहला बंदा आएगा बैठने तो उसके लिए पांचों की पांचों सीट्स जो हैं वो सेम ही हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी, सेम तरीके से बिहेव करेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन प्ले करेगी। इसीलिए जब पहला पर्सन आके किसी भी चेयर पे बैठ जाए, जैसे अगर वो इस चेयर पे बैठता है तो मेरे को ये रेफरेंस मिल जाएगा, फिर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज काउंट करना चालू कर दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से क्लॉकवाइज काउंट करना चालू कर दूंगा। सपोज अगर वो यहाँ पे बैठ जाता है तो फिर मैं इसको रेफरेंस मान लूंगा और यहाँ से क्लॉकवाइज काउंट करना चालू कर जाऊंगा, जो हमने सर्कुलर परम्यूटेशन स्टार्ट ही से किया था, है ना, कि ए बी सी डी ई
घुमा घुमा के बिठाओ तो सब सेम कॉन्फ़िगरेशन निकलते हैं। सो इन शॉर्ट, पहला बंदा आके जहां पे बैठता है, सपोज पहला पर्सन आके यहाँ पे बैठ गया, तो पहले पर्सन को बैठने का एक ही तरीका है, वो किसी भी चेयर पे जाके बैठ जाए, सब सेम ही है। पहले पर्सन के लिए एक ही तरीका होता है। हाँ, एक बार वो पहला पर्सन बैठ गया ना, तो अपने को रेफरेंस मिल गया है कि भैया जो बंदा बैठा है ना, उसके राइट में पहले नंबर की कुर्सी, उसके राइट में दूसरे नंबर की कुर्सी, उसके राइट में तीसरे नंबर की कुर्सी, उसके राइट में चौथे नंबर की कुर्सी। तो एक रेफरेंस मिल जाता है। तो उसके बाद जो बचे हुए 4 लोग इन 4 कुर्सियों पे बैठते हैं, वो अगले वाले के पास 4 ऑप्शन, अगले वाले के पास 3, अगले वाले के पास 2 और अगले वाले के पास 1। तो इन शॉर्ट, ये आंसर 4 फैक्टोरियल बन जाता है 5 लोगों के लिए सर्कल पे। तो आप कैसे सोच सकते हो कि n-1 फैक्टोरियल क्यों होता है? क्योंकि जब पहला बंदा बैठने आता है, खाली सर्कल, एन एम्प्टी सर्कल हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, तो खाली सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता। तो जब पहला बंदा बैठने आएगा तो वो एक ही तरीके से बैठेगा हमेशा। खाली सर्कल पे आप जब भी पहली बार किसी को बिठाओगे, तो उसमें आपको ये सर्कुलर इफेक्ट ध्यान रखना है। सर्कल की वजह से जो एक -1 का फैक्टर आता है, वो आपको ध्यान रखना है। एक बार कुछ लोग बैठ गए सर्कल पे, तो अपने को रेफरेंस मिल जाते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल जैसे लाइन में बिठाते हो वैसे बिठा सकते हो। तो इसलिए पहला बंदा आया एक तरीके से बैठेगा, उसके बाद बाकी जो अपन लाइन में खेलते हैं वही खेल सर्कल में खेला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जब आप पहले जब आप ब्रिटिशर्स को बिठा रहे थे, तो आपने 7-1 फैक्टोरियल से बिठाया था, क्योंकि खाली सर्कल था। जब आप ब्रिटिशर्स को बिठा रहे थे, तब सर्कल में कोई नहीं बैठा था, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था अपने पास। पर जब अमेरिकन बैठने आए, तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे, तो इसलिए अपने पास सर्कल खाली नहीं बचा, रेफरेंस पॉइंट मिल गया। तो इसलिए बाद में हमने 7 फैक्टोरियल लिया। तो ये एक और तरीका है सोचने का कि वाई सर्कुलर इफेक्ट प्ले। अच्छा, सर्कुलर इफेक्ट जो है वो एक ही बार प्ले करता है बेसिकली। वाई सर्कल हैज इट्स इफेक्ट, नो स्टार्ट नो एंड वाला। तो सर्कल का जो इफेक्ट आता है ना n-1 फैक्टोरियल का, वो सिर्फ एक बार ही आएगा, जब पहली बार आप खाली सर्कल में किसी को बिठाने जाओगे। चलिए, इनफ सेड। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ सर्कल alternately if a particular boy and girl are never adjacent to each other in any arrangement। हमने लाइन में भी ये क्वेश्चन किया है, अब हम सर्कल में कर लेंगे। तो अभी जो हमने सीखा ना, चलो उससे करते हैं, ठीक है। तो बॉय गर्ल अल्टरनेट है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सारे के सारे बॉयज को बिठा देते, चलो, है ना। तो पहला अभी खाली है सर्कल, अभी सर्कल खाली है, तो खाली सर्कल में 5 बॉयज को कैसे बिठाएंगे, B1 B2 B3 B4 B5। खाली सर्कल में 5 बॉयज कैसे बैठेंगे, 5-1 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब एक बार बॉयज बैठ गए, ठीक है, तो गर्ल्स कहाँ कहाँ बैठेंगी, गर्ल्स, ये अल्टरनेट चल रहा है, तो गर्ल्स इन 5 जगह पे बैठेंगी। अब अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, सपोज ये होता ही नहीं है ना, B1 और C1 का लफड़ा ही नहीं होता, तब अपन क्या बोलते हैं, सर 5 गर्ल्स हैं 5 जगह पे 5 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। 5-1 से नहीं, 5 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि अब सर्कल खाली नहीं है ना, और हमें अल्टरनेट बैठाना है, ऑफकोर्स अल्टरनेट तो रखना ही है। तो उसमें अपन ये दे देते हैं आंसर। बट अभी क्या एक और पंगा आ गया है कि ये बॉय वन जहां भी बैठा होगा, जहां पे भी ये बॉय वन बैठा है ना, उसके आसपास हम गर्ल वन को नहीं बिठा सकते। तो आप ऐसा सोचो, गर्ल वन के पास कितने ऑप्शन है, G1 कहाँ कहाँ बैठ सकती है, गर्ल वन यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, और यहाँ बैठ सकती है। कहाँ पे, ये अपना ये वाला ऑप्शन, यहाँ बैठ सकती है। बॉय वन के आसपास नहीं बैठेगी, तो गर्ल वन के पास है 3 ऑप्शंस। उसके बाद रिमेनिंग 4 गर्ल्स, 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल। तो ये गर्ल वन के लिए हमने लिखा है, और ये रिमेनिंग गर्ल्स के लिए, रिमेनिंग 4 गर्ल्स विल सिट एट 4 रिमेनिंग प्लेसेस बाय 4 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे आप फिर से सर्कल का इफेक्ट मत लगा देना कि 4-1, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। सर्कल का इफेक्ट सिर्फ एक ही बार लगता है, जब आप पहली बार खाली सर्कल में किसी को बिठा रहे होते हो। तो ये आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, फिर से 4 फैक्टोरियल और ये 3, तो ये नंबर 1728 के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ सर्कुलर परम्यूटेशन वर्क्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है लैंग्वेज वाइज में, और अगेन चाबी वाला सवाल है, देखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने नहीं देख रखा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शेल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। अब ये लैंग्वेज जो है, कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर ये लैंग्वेज आ जाए, तो समझ लेना कि ये चाबी वाला सवाल है और ऐसे ही होगा, है ना। ऑल शेल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। तो अब आप समझो कि कब कब अरेंजमेंट्स होते हैं जब सारे के सारे पर्सन्स के नेबर सेम होते हैं। सपोज अब मैं जैसे 4 लोगों की बात करता हूँ, ठीक है, 4 पीपल, 4 लोग हैं, उनको आप कैसे बिठाओगे सर्कल में, फैक्टोरियल 4-1, फैक्टोरियल 3,
6 तरीके से आप बिठाओगे। तो वो 6 केसेस कौन से होते हैं, आप मुझे गिनवाओ वो 6 केस। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फिर ए के साथ में बी, ए को हमने फिक्स कर दिया, बी सी डी था। फिर यहाँ पे सपोज यहाँ बी है, यहाँ सी और यहाँ डी है। यहाँ फिर ये ए के साथ सी हो गया, बी हो गया, यहाँ पे डी है और यहाँ पे लेट से बी है। ऐसा कर लेते हैं इसको, चलो यहाँ बी है, यहाँ सी और यहाँ डी, 3 ये हो गए। फिर 3 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे ए है, फिर इधर बी सी डी, ये ए के साथ बी कहाँ का रख सकता था मैं, बी सामने रख लेता हूँ एक, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, और ये ए के साथ यहाँ पे डी, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये 6 अरेंजमेंट्स है इस 6 में आ रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने ए को फिक्स कर दिया है, फिर मैंने बी सी डी को ऐसे बिठाया, फिर मैंने बी सी डी को ऐसे बिठाया और फिर मैंने बी सी डी को ऐसे बिठाया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ए को फिक्स करके बी सी डी को ऐसे उल्टे ऑर्डर में बिठा दिया, मतलब ऊपर क्लॉकवाइज था, नीचे एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। फिर यहाँ पे बी को यहाँ बिठा के फिर से एंटी क्लॉकवाइज ले लिया और बी को यहाँ बिठा के एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। तो आप ऐसा बोल सकते हो मैंने फ्लिपिंग कर दी, तब ये फ्लिप होके ये बन जाएगा, ये फ्लिप होके ये बन जाएगा और ये फ्लिप होके ये बन जाएगा। तो अब आप ये सोचो, अब नेबर्स के बारे में सोचो, ठीक है। ऑल द पीपल आर हैविंग सेम नेबर, ऐसे कौन से कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन में ए के नेबर्स हैं बी और डी, इस कॉन्फ़िगरेशन में ए के नेबर्स हैं बी और डी, बी का नेबर है ए और सी, बी का नेबर इसमें भी ए और सी है, नीचे वाले में भी, और सी का नेबर जो है ऊपर वाले में बी और डी है और नीचे में भी सी का नेबर जो है बी और डी है, और ऊपर जो है डी का जो नेबर है वो ए और सी है और इधर भी डी का नेबर जो ए और सी है। तो ये दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ऑल द पीपल आर हैविंग सेम नेबर्स, ठीक है। मतलब फर्क क्या हो गया पता है, कि बस ऊपर वाले में ए के लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे जो था, नीचे वाले में फ्लिप हो गए वो, मतलब फ्लिपिंग हो गई बेसिकली, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया अपन ने तो फ्लिपिंग हो गई है। सिमिलरली आप इसको और इसको देख सकते हो, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में ऑल आर हैविंग द सेम नेबर्स, सिमिलरली इन दोनों में ऑल आर हैविंग द सेम नेबर्स। तो ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट का मतलब है हम सिर्फ वही अरेंजमेंट लेंगे, उन सारे अरेंजमेंट्स को हम काउंट करेंगे ताकि उनमें से कोई भी 2 अरेंजमेंट ऐसा ना हो जाए जिसमें सेम नेबर्स हो जाए। तो सेम नेबर, ठीक है, ऑल, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के सेम नंबर है, हम कह रहे हैं ऑल द पीपल हैव सेम नेबर्स। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर हम फ्लिपिंग कर दें। तो जब भी आप n-1 फैक्टोरियल लिखोगे तो n-1 फैक्टोरियल जो भी नंबर आएगा बड़ा सा, ठीक है, जैसे अभी 4 लोग हैं तो ये 6 आ रहा है निकल के, 4 लोग हैं तो 4 - 1 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 6 लोग आ रहे हैं। तो उन 6 कॉन्फ़िगरेशन में से आप हर 6 कॉन्फ़िगरेशन में दो दो के ऐसे पेयर बना सकते हो जिसमें एक को फ्लिप करके दूसरा जनरेट हो जा रहा है। तो उन दोनों पेयर में से हम सिर्फ एक ही पेयर रखेंगे अपने फाइनल आंसर में, दोनों नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों रख लेंगे तो फिर ऑल द पीपल विल हैव द सेम नेबर, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसीलिए अगर आप मुझसे यही क्वेश्चन 4 लोगों के लिए पूछते तो मैं आंसर देता, सर वैसे तो 6 होता है आंसर, पर हम 6 / 2 आंसर देंगे 3। मतलब इन दोनों में से हम एक ही आंसर लेंगे, इन दोनों में से भी हम एक को ही गिनेंगे और इन दोनों में से हम एक को गिनेंगे, किसी को भी गिन लो आप, पर सिर्फ एक को गिनना। दोनों को गिनोगे तो आप ऑल द नेबर्स विल बी सेम फॉर ऑल पीपल। तो सेम इन जनरल अगर मैं n पर्सन्स के लिए बात करूं तो n पर्सन्स को बिठाते हैं हम लोग n-1 फैक्टोरियल से, बट इसमें क्या होता है, इसमें आप दो दो के पेयर बना सकते हो फ्लिप कर करके, जिसमें उन दो कॉन्फ़िगरेशन में एवरी वन ऑफ देम विल हैव द सेम नेबर्स, ठीक है। आप कोई रैंडम दूसरा पेयर बनाओगे तो उसमें एक ना एक आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके नेबर अलग अलग है। फ्लिपिंग करने से, सिर्फ और सिर्फ फ्लिपिंग करने से ही ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, ऐसा पेयर बन जाता है जिसमें दोनों पेयर्स या दोनों पेयर के दोनों कॉन्फ़िगरेशन में, पेयर के दोनों ही अरेंजमेंट्स के तरीकों में हर बंदे का नेबर सेम होता है। बस फर्क क्या होगा कि पहले कॉन्फ़िगरेशन में राइट हैंड पे अगर ए है, लेफ्ट हैंड पे बी है, तो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में राइट हैंड पे बी और लेफ्ट हैंड पे ए हो जाएगा। तो अपन ये क्वेश्चन का आंसर हम देंगे 8 - 1 7 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2, ठीक। तो इस तरीके से इस टाइप की लैंग्वेज को टैकल किया जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो आइए। 12 guests at a dinner party are to be seated along a circular table. 12 गेस्ट हैं। Supposing that the master and mistress of the house have fixed up seats opposite one another. ध्यान देना 12 गेस्ट हैं
और मास्टर और मिस्ट्रेस, मिस्टर एंड मिसेस जो है हाउस के, वो 13th और 14th पर्सन, तो टोटल 14 लोग हो जाएंगे डिनर टेबल पे, ठीक है। नाउ दैट देयर आर टू स्पेसिफाइड गेस्ट हु मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू वन अनदर, देन द नंबर ऑफ ways इन विच द कंपनी कैन बी प्लेस्ड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक सर्कल है, उसमें 14 लोगों को बिठाना है हमें, 12 गेस्ट हैं, एक मास्टर है और एक मिस्ट्रेस है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन मास्टर को बिठा देते हैं। तो हमने बात की थी ना, जब भी खाली सर्कल पे पहला बंदा बैठना आएगा, उसको आप किसी भी कुर्सी पे बिठा लो, एक ही बात है, क्योंकि सर्कल का अभी कोई स्टार्ट कोई एंड नहीं है, कोई रेफरेंस ही नहीं है, फिक्स रेफरेंस नहीं है। तो पहले जब मास्टर आएगा वो किसी भी कुर्सी पे बैठ जाएगा, जिस कुर्सी पे मास्टर बैठ गया वही अपनी रेफरेंस हो जाएगी, एक तरीके से मास्टर बैठ जाएगा। इनिशियली खाली सर्कल पे बिठाने का एक ही तरीका होता है, एक बंदे को अगर सर्कल पे बिठाना है एक जगह खाली सर्कल पे, तो वो कहीं पे भी जाके बैठ जाएगा। अब वहां से हम गिनना चालू करेंगे कि इसके राइट में पहली कुर्सी, इसके राइट में दूसरी कुर्सी, एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि जो भी मास्टर बैठा है उसके पास हमें 5 कुर्सियां इधर से छोड़नी पड़ेगी, सॉरी 12 गेस्ट ना, तो 6 कुर्सियां इधर से छोड़ेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 6 कुर्सियां इधर से छोड़ेंगे। और जो मास्टर के एकदम सामने वाली कुर्सी होगी उस पर मिस्ट्रेस भी आके अपने आप बैठ जाएगी एक ही तरीके से, मतलब मास्टर और मिस्ट्रेस को बिठाने का एक ही तरीका है। अब खेल आता है इन 6 कुर्सियों पे हम कैसे बिठाएं अपने 12, 6 और 6 12 लोगों को। अब उसमें एक और कंस्ट्रेंट क्या है, देयर आर 2 स्पेसिफाइड गेस्ट, दो ऐसे लोग हैं जो हमेशा साथ में बैठने चाहिए। तो हम मैन्युअली काउंट कर लेते हैं कि वो दो लोग हमेशा साथ में कैसे बैठ सकते हैं। तो वो दो लोग यहाँ तो इन कुर्सियों पे बैठ जाएंगे साथ में, 1 केस यहाँ तो इन पे बैठ जाएंगे, 2 केस यहाँ तो इस पे बैठ जाएंगे, 3 केस यहाँ तो इस पे बैठ जाएंगे, 4 केस यहाँ तो इस पे बैठ जाएंगे, 5 केस, या फिर 6 7 8 9 10। हमने मैन्युअली कंसेक्यूटिव कुर्सियां काउंट कर ली, ठीक है। तो 10 केसेस हैं, 10 टाइप के पॉसिबिलिटीज हैं जो वो बैठ सकते हैं। उसमें भी मैं एक 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों? क्योंकि वो आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, है ना। जैसे ये वाला पेयर ले रहे हैं, तो इस कुर्सी पे पर्सन ए, इस कुर्सी पे पर्सन बी, या फिर इस कुर्सी पे पर्सन है, इस कुर्सी पे पर्सन बी, वो आपस में अरेंजमेंट, जैसे हम टाई अप में करते हैं ना, अनटाई करते हैं, तो ये हमने बैठा दिया उन स्पेसिफाइड लोगों को। बाकी तो बस 10 कुर्सियां हैं, 10 लोग हैं, 10 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे, क्योंकि अब सर्कल खाली नहीं है, सर्कल भरा हुआ है। तो आप यहाँ पे 10 - 1 9 मत कर देना, ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बाकी बचे हुए 10 लोग 10 जगह पे 10 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस इज हाउ